हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज का हम लोग का दूसरा क्लास है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न हम लोग का क्या है। ठीक है, आज का पहला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे। ठीक है, तो पहला प्रश्न, वे पौधे जिसमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित होते हैं वे किस से संबंधित है। ठीक है, पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वह किससे संबंधित है। ठीक है, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें ना जड़, तना, पत्ती, फूल वगैरह कुछ भी नहीं पाया जाता है। तो उन पौधों को कहाँ रखा गया है, कैसे रखा गया है और किस श्रेणी में रखा गया है, उसे क्या कहते हैं। तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे कि क्या होगा। ठीक है, वे पौधे जिसमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित होते हैं वे थैलोफाइटा समूह से क्या होते हैं, संबंधित हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डिस्कस हम लोग करते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा और थैलोफाइटा ये तीनों के तीनों किस समूह के अंतर्गत आते हैं, अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा ये तीनों के तीनों अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत आते हैं। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है इस प्रश्न को। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ठीक है, थैलोफाइटा आया है तो थैलोफाइटा के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। थैलोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा सबसे पहले कि इसमें क्या होता है, सहवनी ऊतक नहीं पाया जाता है, ऊतक नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें सहवनी ऊतक होता ही नहीं। ठीक है, उसके बाद से जो थैलोफाइटा के अंतर्गत मुख्य रूप से तीन चीज आते हैं। क्या क्या आते हैं, शैवाल, ठीक है, शैवाल, ठीक है, शैवाल, कवक और जीवाणु ये मुख्य रूप से क्या होते हैं, थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब ये थैलोफाइटा किसके अंतर्गत आता है, अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत आता है, अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहाँ पे थैलोफाइटा के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी हासिल कर ली। अब थोड़ा सा शैवाल भी आया है तो थोड़ा शैवाल को भी डिस्कस कर लेते हैं। शैवाल में क्या होता है, शैवाल का अध्ययन जो होता है, अध्ययन फाइकोलॉजी में होता है। किस में होता है, फाइकोलॉजी में इसका अध्ययन होता है। शैवाल जो होता है, ठीक है, शैवाल के अंतर्गत क्या होता है कि शैवाल के अंतर्गत क्या क्या, इस शैवाल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये वृक्ष की छाल से मिलते हैं, वृक्ष की छाल से, चट्टानों पर ही पाए जाते हैं। किस पे, चट्टानों पर, ठीक है, अलवड़ी जल से शैवाल ये पाए जाते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद से शैवाल शब्द हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा क्या होता है कि कुछ और भी सवालों के बारे में जानते हैं, जैसे क्रिप्टोफाइट्स। ठीक है, क्रिप्टोफाइट, ठीक है, क्रिप्टोफाइट जो होता है बर्फ पर उगने वाला सवाल है, बर्फ पर उगने वाला सवाल है।
उगने वाला सवाल है। ठीक है, लिथोजोफाइट है, लिथोफाइट सवाल जो है ये चट्टान पे पाया जाता है, चट्टानों पर उगने वाला सवाल है, उगने वाला सवाल है। जो सवाल होते हैं ये सवाल दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, लाल सवाल, एक होता है भूरा। मतलब मैं दो ही प्रकार के बता रहा हूं। लाल सवाल जो होता है इसका प्रयोग हम लोग बेकरी में करते हैं, बेकरी, ठीक, मिठाई, ठीक है, और दंत मंजन बनाने में, दंत मंजन बनाने में। भूरा सवाल जो होता है, भूरे सवाल की इसका भोजन के रूप में, इसका भोजन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे भूरा जो सवाल होता है ये क्या होता है, भूरा जो सवाल होता है जेलेडियम लेमिनेरिया। ठीक है, लाल जो सवाल होता है एग्रेसिलेरिया और जेलेडियम, दो सवाल पाए जाते हैं। ठीक है, तो लाल सवाल का प्रयोग हम लोग मिठाई बनाने में दंतमंजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और क्या चर्चा कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा जो पादप जगत का वर्गीकरण, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। पादप जगत का वर्गीकरण जो है एकलर नाम के वैज्ञानिक 1883 में इसके बारे में बताया था। ठीक है, दो भागों में बांटा था, पहला अपुष्पोद्भिद और दूसरा पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद में थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा आते हैं। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद से जो पुष्पोद्भिद है उसमें नग्न बीजी और आवृत बीजी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा इसके बारे में जानकारी था। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग के सामने है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को, यहां पर थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, गुणों को, किसको, गुणों को उनके आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो किसके आवधिक स्वभाव माना जाता है, तो देखिए एक चीज जान लीजिए, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर परमाणु द्रव्यमान है। क्या है, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान। अभी देखिए जो तत्वों के बारे में जानकारी दिए थे उसमें सबसे पहले डोबराइनर थे। ठीक है, डोबेराइनर, ठीक, डोबराइनर, उसके बाद से न्यूलैंड, ठीक है, न्यूलैंड, उसके बाद से मेंडलीव, ठीक है, मेंडलीव। इन तीनों वैज्ञानिकों के द्वारा यह नियम दिया गया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे ही इन्होंने क्या दिया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे यह नियम दिया गया था कि तत्वों के बढ़ते हुए क्रम में इन तीनों वैज्ञानिकों ने सजाया था। ठीक है, मेंडलीव जब शब्द आया है तो मेंडलीव के बारे में कुछ हम लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं। मेंडलीव एक रूस के रसायन शास्त्र थे। ठीक है, जिन्होंने आवर्त सारणी की जो खोज है 1869 में किया। ठीक है, लेकिन इसका प्रकाशन 1872 ईस्वी में हुआ, एक जर्मन पत्रिका के माध्यम से 1872 में। ठीक है, मेंडलीव ने तत्वों को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूपों में विभक्त किया। मेंडलीव के द्वारा यह नियम दिया गया था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके द्रव्यमान संख्या के आवधिक होते हैं या आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, ठीक है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होगा। ठीक है, करंट का मान क्या होगा। ठीक है, तो क्या होता है, करंट का मान एक ही रहता है। क्या होता है, एक ही रहता है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, एक ही रहता है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रतिरोध का संयोजन,
प्रतिरोध का संयोजन दो तरीके से होता है। एक श्रृंखला संयोजन, एक समांतर संयोजन। किसमें? समांतर। श्रृंखला में क्या होता है, जो करंट होता है वो समान होता है, लेकिन जो वोल्टेज होता है वो भिन्न भिन्न होता है या अलग अलग होता है। समांतर में क्या होता है कि जो करंट होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग या भिन्न होता है, लेकिन जो वोल्ट होता है वो क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या दे रहा है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान, तो करंट का मतलब विद्युत धारा। ठीक है, अब विद्युत धारा किस तरह होगा, समान होगा, तो मतलब एक ही रहता है, हर टर्मिनल पे क्या होगा, एक समान रहेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो दो प्रकार से होता है, एक सीरीज होता है, ठीक है, सीरीज, ठीक है, एक होता है पैरेलल। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे पैरेलल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। ठीक, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन में जब भी एक ये परमाणु दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे होता है ए, यहाँ पे होता है जे। ठीक है, इस तरह से दिया होता है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का प्रश्न आपको मिले तो आपको ये पता है कि ये क्या होता है, परमाणु संख्या। ये जो जेड होता है ये होता है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसमें से इसको घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाती है। किसकी? न्यूट्रॉन की। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, Z माइनस ए कर देते हैं, हमको न्यूट्रॉन की संख्या पता चल जाती है। यहाँ पे प्रश्न में देखेंगे द्रव्यमान संख्या में से परमाणु की संख्या क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे। यहाँ पे माइनस चिन्ह होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, अब परमाणु जो शब्द आया है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि क्या किसी भी परमाणु में, ठीक है, किसी भी परमाणु में एक नाभिक पाया जाता है। ठीक, उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। उस नाभिक में क्या पाया जाता है, उस नाभिक में, ठीक है, नाभिक, एक परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है, नाभिक के अंदर, ठीक है ना, नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है, तो पाया जाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, और जो नाभिक है इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। बात समझ में आया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि किसी भी परमाणु में, ठीक है, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन वह इलेक्ट्रॉन समान होता है। ठीक है, बात समझ में आया। और जो आवेश होता है, आवेश विपरीत होते हैं, आवेश विपरीत होता है। बात समझ में आया। अब परमाणु जो होता है ये क्या होता है, उदासीन होता है। बात समझ में आ गया। तो परमाणु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हमने बताया, आपको समझ में भी आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न का उत्तर देखते हैं।
सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा है? तो सर्च लाइट का प्रवर्तक अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसको कॉनकेव भी कहते हैं, कॉनकेव मिरर भी कहते हैं, मिरर भी कहते हैं। समझ में आया इंग्लिश में, ठीक है। यह अनंत से आने वाली किरणों को क्या करता है? सिकोड़ता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। थोड़ा सा इसका उपयोग देख लेते हैं। किसका? इस अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण का उपयोग देते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी या वाहनों के हेडलाइट में, ठीक है। उसके बाद से सर्च लाइट में, किसमें? सर्च लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। जो हजामती लोग होते हैं, हजामती कराने जहाँ जाते हैं वहां पे अब क्या होते हैं, जो दाढ़ी उड़ी बनाते हैं उनके दुकान पे मिरर लगा होता है, ठीक है। अगला क्या है? हजामती में या दाढ़ी बनाने में, ठीक है, दाढ़ी बनाने में, समझ में आया? बनाने में। उसके बाद से क्या होता है? सोलर कुकर में अगला क्या आता है? आंख, नाक, वह कान के डॉक्टर द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पे कौन सा तत्व प्राप्त होता है? कौन सी गैस बाहर निकलती है? ठीक है, जो पानी है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पे कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। तो क्लोरीन गैस का यहाँ पे थोड़ा हम लोग उपयोग देख लेते हैं। उपयोग तो सबसे पहला क्लोरीन गैस का हम लोग उपयोग देखेंगे, क्या होता है? विरंजक के रूप में, ठीक है। अरे कलर वलर के वस्त्रों में, कपड़ों में उसके रंग से संबंधित जो भी कार्य होता है इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से क्लोरोफार्म के उत्पादन में, ठीक है। उसके बाद से विषैली गैसों के निर्माण में, निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से क्या होता है? विरंजक के रूप में, क्लोरोफार्म के उत्पादन में, विषैली गैसों के निर्माण में। उसके बाद से क्या होता है यहाँ पे देखते हैं, चीनी उद्योग में, चीनी को सफेद करने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से देखिए विरंजक रूप में, रोगाणु नाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? रोगाणु नाशक के रूप में इस क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न के तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है, क्या है देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातु का निष्कासन होता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस विधि द्वारा क्या होता है कि उच्च अभिक्रिया वाली धातु का निष्कासन होता है। उच्च अभिक्रिया वाली धातु का निष्कासन होता है किसके द्वारा? इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन विधि द्वारा उच्च अभिक्रियाशील धातु का निष्कासन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा
क्या है कि जो उच्च अभिक्रिया वाली धातु हैं वो कौन कौन सी हैं? सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, ठीक है, ये क्या है? ठीक है, उच्च अभिक्रिया धातु, उच्च अभिक्रिया क्रियाशील धातु, अभिक्रियाशील धातु है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इनका निष्कासन विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है, विद्युत अपघटन विधि द्वारा इसका निष्कासन किया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है, ठीक है, क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे। इसमें क्या होता है कि लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, ठीक है, भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होगा? तो देखिए इसमें क्या होगा, अलैंगिक प्रजनन में फोटोकॉपी होता है। किसका फोटोकॉपी होगा? फोटोकॉपी किसका होता है कि जो जनक होते हैं, जो संतति होती है, ठीक है, मतलब बच्चे का गुण माता पिता से सेम टू सेम प्राप्त होता है, मिलता है, फोटोकॉपी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नए जीव जनक माता पिता के क्या होते हैं? समान होते हैं, मतलब फोटोकॉपी होते हैं, ठीक है, फोटोकॉपी होते हैं। तो यहाँ पे अलैंगिक प्रजनन में सिर्फ एक जनक भाग लेता है, सिर्फ क्या होता है? एक जनक भाग लेता है। निम्न अकशेरुकी वह निम्न का डेटा में भी पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से सरल व तीव्र गति से ये होने वाला जनन है, ठीक है, सरल व तीव्र गति से होने वाला जनन होता है। कौन? अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है? युग्मक और निषेचन का अभाव होता है। इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इसमें कौन सी विभाजन होती है? समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग इसमें निषेचन और युग्मनज का क्या होता है? अभाव होता है, ठीक है। यह सरल व तीव्र गति से प्रजनन होता है, सरल व तीव्र गति से इसमें क्या होता है? प्रजनन होता है। इसमें निषेचन का क्या होता है? और युग्मक का अभाव होता है। समसूत्री विभाजन होता है। इसमें केवल एक जनक होता है। इसमें संतति जो होता है आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होता है। जो संतति होता है आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होता है। ऐसा कहिए कि वो फोटोकॉपी ही होता है। जैसा फोटोकॉपी की मशीन से फोटोकॉपी निकालते हैं, जैसा देते हैं वैसा, जैसा इनपुट देते हैं वैसा आउटपुट मिलता है। उसी तरह से क्या होता है कि अलैंगिक प्रजनन में जैसा हम देंगे वैसा ही हमें प्राप्त होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिस्कस करिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं उस धातु का नाम बताएं जिससे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। तो उस धातु का नाम है सोडियम, ठीक है। उस धातु का नाम क्या है? सोडियम, ठीक है। तो सोडियम आया है, तो सोडियम के बारे में कुछ और थोड़ा सा बातें हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। पहले कि जो सोडियम धातु है, ठीक है, यह रक्त दाब नियंत्रण पेशियों का संकुचन में मदद करता है। तो सबसे पहली बात कि सोडियम क्या है कि यह रक्त दाब, ठीक है, रक्त दाब, ठीक है, नियंत्रण, रक्त दाब नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण पेशियों के संकुचन में मदद करता है, ठीक है। सबसे पहली बात सोडियम के बारे में। जो द्रवित सोडियम होता है यह नाभिकीय रिएक्टर में, ठीक है। दूसरी बात क्या है? नाभिकीय रिएक्टर में ठंडक उत्पन्न करने में, ठीक है, उत्पन्न करने में, ठीक है। उसके बाद से सोडियम जो होता है बेंजीन वह ईथर में विलय है, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है? सोडियम
स्फोटन रोधी, अपस्फोटन रोधी, ठीक है, रोधी विस्फोटन यौगिकों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए सोडियम जो है, सोडियम का प्रतीक क्या होता है, यानी इसका परमाणु क्रमांक कितना आता है 11, इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होता है 23। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, परमाणु क्रमांक संख्या 11, परमाणु द्रव्यमान संख्या 23। ठीक है, आप स्फोटन रोधी। और ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, ये देखिए रेन बियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो कहां पाया जाता है, तो माइलिनकृत एक्सोन में पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है, माइलिनकृत एक्सोन में पाया जाता है। माइलिनकृत एक्सोन में क्या रेन बियर के नोट्स पाए जाते हैं। ठीक है, रेन बियर के नोट्स किसमें पाया जाता है, माइलिनकृत एक्सोन में पाए जाते हैं। ठीक है, माइलिनकृत जो एक्सोन होता है, ठीक है, ये कहां पाया जाता है, रेन बियर के नोट्स कहां पाए जाते हैं, माइलिनकृत एक्सोन में पाए जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा बोर्ड में प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से थोड़ा सा रुकना पड़ गया है। चलिए अब बोर्ड सही हो गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, यही हम लोग का प्रश्न था रेन बियर के नोट्स में सूक्ष्म, यहाँ सूक्ष्म सही कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है सूक्ष्म, आपको सही कर लेना है। क्या है सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो कहां पाए जाते हैं, माइलिनकृत एक्सोन में। एक्सोन में आधा क रहेगा, एक्सोन में आधा क होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का ये है, निम्न में, ठीक है, निम्न करा इसमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉप है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉप है, तो कुकुरमुत्ता क्या है, एक सेप्रोट्रॉप है। सेप्रोट्रॉप का मतलब क्या होता है, मृत पोषी, क्या होता है, मृत पोषी। ठीक है, मृत पोषी या मृत जीवी, क्या होता है, मृत जीवी। ठीक है, मृत जीवी, मृत पोषी या मृत जीवी। इसका मतलब क्या होता है कि जो कोई जीव या पौधा जो मरे हुए या क्षयकारी अकार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, उसे सेप्रोट्रॉप या मृत जीवी या मृत पोषी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर कुकुरमुत्ता आता है। कुकुरमुत्ता का दूसरा नाम क्या है, मशरूम। अरे दूसरा नाम नहीं, इसको इंग्लिश में मशरूम कहा जाता है। ठीक है, कुकुरमुत्ता में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या है, कह रहा है कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो संवेग को द्रव्यमान और वेग के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग को संवेग इक्वल टू क्या होगा, P इंटू एम बी। P एक क्या है, सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होगा, संवेग का केजी मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक होगा। चलते हैं हम लोग, इसका क्या होगा संवेग का डिफिनेशन, संवेग को द्रव्यमान और गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है, तो नकारात्मक त्वरण वेग की दिशा के विपरीत होता है। किसकी, वेग की दिशा के विपरीत होता है। अब यहाँ पे त्वरण आया है, तो त्वरण मतलब एक्सेलरेशन A इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, मतलब
कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग क्या होता है बटा टी, ये त्वरण होता है। और त्वरण जो है, ठीक है, त्वरण को हम लोग क्या बोलेंगे, त्वरण एक्सीलरेशन, और ये जो होता है हमारा भी जो होता है अंतिम वेग, और ये होता है प्रारंभिक वेग, ये टी क्या होता है हमारा समय होता है। जो ये एक्सीलरेशन है इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये एक यौगिक है, इस यौगिक में कितने परमाणु हैं। तो देखिए इस यौगिक में कितने परमाणु हैं, 15 परमाणु हैं, ठीक है। कितने परमाणु हैं, कितने परमाणु हैं, 15। देखिए कैसे परमाणु हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे कि नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 8 परमाणु, ठीक है। और सल्फर के कितने परमाणु, 1 परमाणु, प्लस ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 4 परमाणु। तो यह टोटल मिला के कितने हो गए, 15, ठीक है। कितने हो गए, 15। तो 15 हमारे इस यौगिक में परमाणुओं की संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे जो परमाणु है यह इसको ये 2 मूलकण से मिलकर बना है, ठीक है। पहला मूलकण क्या है, अस्थाई, ठीक है। और दूसरा क्या है, अस्थाई। अस्थाई में क्या क्या आता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सारे तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, अस्थाई के अंतर्गत, ठीक है। अस्थाई में क्या होता है, मेसान, ठीक है, मेसान, न्यूट्रिनो, ठीक है, न्यूट्रिनो, पोजिट्रॉन ये तत्व अस्थाई के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ये, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो यहाँ पे क्या है, ये बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न, हाँ अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, 1 किलोवाट बराबर क्या होगा, 1 किलो जो वाट होता है, 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। क्या होता है, 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट होता है, ठीक है। 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। और यह क्या होता है कि टोटल यहाँ पे देखेंगे 1000 वाट इंटू 3600, ठीक है, सेकेंड। तो इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो यह कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक हार्स पावर बराबर, एक हार्स पावर में 746 वाट होता है, ठीक है। पावर का सूत्र क्या होता है, पावर का सूत्र क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा वो वर्क डन छोड़िए अभी, ये देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त हो गया कि 3.6 इंटू 10⁵ नहीं, ठीक है, यहाँ पे माइनस में यही लिखा हुआ है, ठीक है। 3.6 इंटू 10⁶ जूल इसका राइट आंसर है, ठीक है। देखते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का, यहाँ पे देखिए ये बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिए। आपे वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व था, तो अंतिम तत्व हम लोग का था थोरियम, ठीक है। अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्लला चींटियों में पाया जाता है, तो अगला करें, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लला चींटियों में पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल, कौन सा, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, ये देखिए बेहतरीन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, ओम, क्या है, ओम। ओम को हम, ओम का एक और मात्रक बन जाएगा कैसे, रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है वोल्ट अपॉन करंट, वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है, और करंट का मात्रक होता है एम्पियर,
एम्पियर, एम्पियर ये किसके बराबर होगा? ओम। ठीक है, ओम, ओम का प्रतीक ये है। ठीक है, ये इसके बराबर होगा, चाहे ये ऑप्शन में दिया हो चाहे ये, दोनों क्या है? सही है, प्रतिरोध के मात्रक ही है। ठीक है, प्रतिरोध R इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है? रो यल अपान ये होता है। ठीक है, ये एक सूत्र है प्रतिरोध का जो आपको आगे न्यूमेरिकल लगाने में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न, हाँ अगला प्रश्न देखिए, ये छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बस लंबा है लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी एफ। ठीक है, किसी भी उत्तल दर्पण में किसी भी उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई एफ है को एक द्रव में डुबाया जाता है, तो द्रव में डुबाइए चाहे किसी तरह उसमें डुबाइए। ठीक है, यह उसका उत्तर एफ ही होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब हम लोग मिलेंगे दूसरे टेस्ट पेपर में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।